आज के हमारे बीच वक्ता प्रोफेसर श्री गिरीशनाथ माथुर सर उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका बहुत ही स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मैं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री अजय वर्मा को भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने ये प्रशासनिक अनुमति दी इस वेब लेक्चर को करने के लिए। और इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे डीन, प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और आपके गूगल मीट और फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े सभी विद्वत जनों, दर्शकों, श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये डॉक्टर वीरपुत्र महाराणा शोध पीठ का ये तृतीय वेब लेक्चर है और ये पीठ पर्यटन, सांस्कृतिक एवं अध्यात्म मंत्रालय से वित्त पोषित है। और मैं बहुत ही आदर के साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्वागत उद्बोधन दे और अतिथि का परिचय भी दे। प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर कुछ एक क्षमा चाहती हूँ। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर अभी 1-2 मिनट में जुड़ने वाले हैं। तो मैं इस बीच में हमारे विश्वविद्यालय का कुछ एक परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय की स्थापना 13 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ। विश्वविद्यालय सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के लिए समाज विज्ञान के दृष्टिकोण को एकीकरण करने के लिए एक अनूठा मॉडल उन्होंने तैयार किया है। अभी हमारे विश्वविद्यालय में 11 स्कूल्स है और 11 चेयर्स है और 9 ऑनरेरी चेयर्स है। यूनिवर्सिटी की मैं कुछ चेयर्स, क्योंकि ये एक चेयर का कार्यक्रम है, तो मैं अन्य जो यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रकार की पीठ की स्थापना है उनका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगी। जैसे यूनिवर्सिटी की कुछ चेयर्स का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर पीठ, बाबू जगजीवन राम पीठ, संत कबीर पीठ, गांधी पीठ, सावित्रीबाई फुले पीठ, लॉर्ड बुद्धा पीठ, अमर्त्य सेन पीठ, महात्मा ज्योतिबाई फुले पीठ, संत रविदास पीठ, वीरपुत्र महाराणा पीठ और जननायक टांटियाबेल पीठ। और इसके अलावा हमारे यहाँ 9 ऑनरेरी चेयर्स भी स्थापना की गई है, जो अलग अलग पीस, हार्मोनी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, जस्टिस, मध्यस्थ दर्शन और बुद्धिस्ट जैसे फिलॉसफी में वर्क कर रही है। क्या मेरी आवाज सभी को अप्रोप्रिएट आ रही है? हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में लगभग 37 डिपार्टमेंट्स है और 106 कोर्सेज है। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है? अच्छा जी सर। 106 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्सेज यहाँ रन कर रहे हैं। तो
हमारी ये वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ की जो स्थापना है ये इस उद्देश्य से की गई है कि महाराणा प्रताप के जो जीवन है, दर्शन है, उनके जो चारित्रिक है और उनके जो देश और अपने मेवाड़ के लिए उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, उस बलिदान के ऊपर हम लोग एक संगोष्ठी या वेब लेक्चर या कुछ शोध कार्य करके उनके मोटिवेशन से हम उनको आगे शैक्षणिक कार्य, शोध कार्यों में आगे ले जा पाए। इसलिए हम इन वेब लेक्चर के द्वारा बहुत ही विद्वान जनों को इस वेब लेक्चर में जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके जो अनुभव है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो सभी को साझा होए और जो व्यक्ति इनमें जो अपने बेसिकली फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट हैं और जो रिसर्च का वर्क कर रहे हैं, इन सब चीजों से लाभान्वित हो। और हम जल्दी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, तो हम उस दिन भी एक नेशनल वेबिनार रखने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप सभी को हम ब्रोशर बना के इस पे आमंत्रित करेंगे कि आप लोग सब उस कार्यक्रम में जुड़िए। और मैं इसी के साथ मैं कार्यक्रम अध्यक्ष बस जुड़ने वाले हैं, मैं 1 सेकंड के लिए उनसे एक बार संपर्क करके मैं फिर ठीक है। मैं क्षमा चाहती हूँ सभी से। प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर जुड़ चुके हैं। जी जी जी, मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। सर बस थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। जी जी मैं प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर, DSW चेयर प्रोफेसर बाबू जगजीवन राम पीठ को सादर आमंत्रित करती हूँ कि सर आप अपने स्वागत, उद्बोधन और बीच वक्ता परिचय के लिए पधारें। थैंक यू। अब सर जरा आपका वो माइक म्यूट है। जी मैडम बुला रहे हैं, जी जरा सर। हम सुन लें जो है। हाँ ठीक है। हाँ जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी क्षमा सर। करेंगे, थोड़ा सा विलंब हुआ और विलंब शासकीय कार्य के कारण हुआ। कुछ बाहर करस्पॉन्डेंट करना था, कुछ भेजना था और वो अंतिम डेट आज ही था जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है, तो इस कारण से क्षमा चाहते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महो की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और स्वागत की इस कड़ी में आज के विद्वान वक्ता प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर जी, जो विभिन्न क्षेत्रों में आपका जो है अतुलनीय
अनेक जगहों पर आपने योगदान दिया है। निश्चित तौर पर आप आज की महाराणा प्रताप की नेतृत्व क्षमता एवं चारित्रिक विशेषता पर आपका वक्तव्य हम सबके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इस वेब गोष्ठी से डॉक्टर बिंदिया और आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, शोधार्थी और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। डॉक्टर माथुर, प्रोफेसर माथुर का राजस्थान इतिहास के विद्वान प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर का जन्म जो है उदयपुर में हुआ। आपकी जो परवरिश हुई और आपकी शिक्षा दीक्षा हुई वह मध्य प्रदेश राजस्थान के विद्यालय में हुई और 45 वर्षों तक मेवाड़ के इतिहास पर आप शोध कार्य करते रहे। इसके अलावा आप जो है विभिन्न पदों पर रहे। विभागाध्यक्ष के रूप में आपने काफी काम किया, शोध के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में। राजस्थान के इतिहास से संबंधित अनेक विषयों पर आपका विस्तृत काम है और अनेक प्रबंध, शोध प्रबंध, लघु प्रबंध और अनेक प्रबंध आपके द्वारा, आपके विद्यार्थियों के द्वारा लिखा गया है। हम जब भी इतिहास की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर, और जहां आपका इतिहास में और संस्कृति में दोनों में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय दृष्टि की जरूर बात करते हैं कि भारतीय दृष्टि, और भारतीय दृष्टि से महाराणा प्रताप को कभी नहीं देखा गया जिस ढंग से देखा जाना चाहिए, जितना उन पर काम किया जाना चाहिए। दरअसल अनेक विद्वानों ने, इतिहासकारों ने भारतीय चश्मे से उनको न देखा, न देखने की कोशिश की। निश्चित तौर पर आज के विद्वान वक्ता प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर जी इस पर अपने वक्तव्य रखेंगे और उनके वक्तव्यों से न केवल एक दिशा मिलेगी बल्कि एक दृष्टि का भी अनुभव हम कर सकेंगे कि महाराणा प्रताप बहुविध आयामी और वीर गाथा लिखने वाले ऐसे हस्ताक्षर हैं जो भारतीय इतिहास में उन स्वर्णिम अध्याय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर जी को और इंटायर टीम को और इससे जुड़े हुए जितने भी शोधार्थी, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन सब के प्रति मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर जी अपने वक्तव्य को हम सब के सम्मुख रखेंगे। एक बार पुनः आपको प्रणाम और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और डॉक्टर बिंदिया से मैं अनुरोध करता हूं कि आगे की कार्रवाई वे संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर गिरीश नाथ माथुर सर, पूर्व विभाग अध्यक्ष इतिहास एवं संस्कृति विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, श्रमजीवी महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना बीच वक्तव्य दें। धन्यवाद मैडम। आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, वाइस चांसलर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मऊ, डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी और डॉक्टर बिंदिया जी, सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। वस्तुतः अभी त्रिपाठी साहब का वक्तव्य था कि महाराणा प्रताप को भारतीय दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। सही बात तो यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने
और फारसी इतिहासकारों ने जिस तरह महाराणा प्रताप पर लेखन किया और उसी लेखन को बाद में हमारे भारतीय विद्वानों ने भी उसका हिंदी अनुवाद करके देखना शुरू किया। वर्तमान में भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की जो बात चल रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप के बारे में भी इतिहास लेखन अत्यंत आवश्यक जान पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने इस वक्तव्य में आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास करूंगा। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में मई 9, 1540 ईस्वी को सोनगिरी रानी जयवंताबाई की कोख से हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने संपूर्ण जीवन में भारतीय संस्कृति एवं उसके आदर्शों की पालना करने में अपने चरित्र की पवित्रता को बनाए रखने, देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अटल निश्चय, त्याग की भावना आदि ने प्रताप को सदैव के लिए सारे मानव जाति के लिए प्रेरणास्पद बना दिया। प्रताप का जन्म भले ही कुंभलगढ़ में हुआ, किंतु उनका लालन पोषण चित्तौड़गढ़ में हुआ। वहीं राजपूत राजकुमारों को दी जाने वाली सारी शिक्षा दीक्षा प्रताप को भी दी गई। युवा होने पर उन्होंने घुड़सवारी एवं अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग आदि में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली। प्रताप के युवा काल की उपलब्धियों के दौरान प्रताप के प्रति महाराणा उदय सिंह के प्रेम में धीरे धीरे कमी आने लगी और इसका कारण ये था कि उनकी एक रानी धीर कंवर भटियाणी ने उदय सिंह पर अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए प्रताप के विरुद्ध उनके कान भरे और स्वयं के बड़े पुत्र जगमाल को मेवाड़ की राजगद्दी देने की बात मनवाने में सफलता प्राप्त कर ली। तब हमारे यहाँ संस्कृत में एक काव्य है और वो छप चुका है, अमर काव्यम रणछोड़ भट्ट का। उसमें उसके अनुसार प्रताप के रहने की व्यवस्था तब चित्तौड़ के बाहर उसकी तलेटी में स्थित एक गांव में कर दी गई। तब प्रताप का संपर्क आम जन से हुआ व उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होने लगे। आम जन प्यार से उसे कुका कहकर पुकारते थे। कुका का अर्थ होता है पुत्र। मुंतखब उत तारिक के लेखक मुल्ला अल बदायनी और बाद के फारसी लेखकों ने भी प्रताप के लिए कुका शब्द का ही प्रयोग किया है। सौतेला व्यवहार होते हुए भी प्रताप ने अपने पिता उदय सिंह के प्रति प्रेम भावना बनाए रखी। प्रताप ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर युवा अवस्था में ही सोम नदी के किनारे युद्ध में वागड़िया चौहानों को पराजित किया। सलुम्बर के राठौड़ों को हराकर 56 प्रदेश एवं बाली पर अधिकार किया। गोडवार प्रदेश को मेवाड़ के अधीन किया। युवा काल में प्रताप की उपलब्धियों व समता भाव को देखकर मेवाड़ के सरदारों और जनता का ध्यान प्रताप की नेतृत्व क्षमता की ओर गया। प्रताप में पिता के प्रति तो स्नेह था ही, इसी कारण शासन हित में वह राजधर्म का पालन करते हुए अपने पिता की दाह क्रिया में सम्मिलित हुए। प्रताप के इस सरल स्वभाव को देखते ही सलुम्बर रावत किशनदास चुंडावत के नेतृत्व में सरदारों ने अपने प्रिय कुका को 28 फरवरी 1572 होली के दिन जगमाल को गद्दी से उतारकर सर्वसम्मति से महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया।
सिंहासन स्थल पर राजारोहण के समय मेवाड़ के आम जन व सरदारों ने अपनी उपस्थिति देकर प्रताप के नेतृत्व को स्वीकार किया। मानवदेव सिंह द्वारा अकबर के सैन्य अभियान के समय गोगुंदा व कुंभलगढ़ को अपनी सैन्य राजधानी बनाए जाने के समय ही प्रताप वहां से 15 से 50 किलोमीटर की परिधि में स्थित चूड़ा, मेरपुर, पानरवा, ओगना के भीलों के संपर्क में आए और उन भीलों ने प्रताप का नेतृत्व स्वीकार किया। वो पूरा जनजाति क्षेत्र वन पुत्रों से भरा हुआ था और गांवों के भीतर होकर शीघ्रता से उनके सहयोगी राज्य ईडर तक पहुंचा जा सकता था। भील मुखियाओं ने अपनी धनुष बाण सेना के साथ प्रताप द्वारा मुगलों के विरुद्ध अपनाई गई प्रतिरोध नीति के तहत छापामार युद्ध में उनका पूरा साथ दिया और इन जनजातीय लोगों ने ही प्रताप के परिवार की सुरक्षा और शासकीय खजाने की सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरे संघर्ष के दौरान प्रताप के नेतृत्व में रहकर अपनी जिम्मेवारी को उन्होंने समझा और पूरा उन्होंने निर्वाह किया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना ने प्रताप का पीछा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ये भय था कि इन पहाड़ों में छिपी हुई भील सेना अचानक उस पर कहीं आक्रमण न कर दे। प्रताप द्वारा मुगल प्रतिरोध की नीति की चर्चा पूरे देश के कोने कोने तक पहुंची। तभी हकीम का सूर, ग्वालियर का राजा रामशाह तंवर, मेड़ता का जयमल राठौड़ आदि अनेक मुगल विरोधी लोग मेवाड़ में पहुंचकर प्रताप के उस संघर्ष में सम्मिलित हुए और उनका नेतृत्व स्वीकार किया और उनके नेतृत्व में ही वो पूरा संघर्ष हुआ। प्रताप ने भी उन आगंतुकों का बहुत सम्मान करते हुए उनके सहयोग के बदले उनको जागीरें प्रदान की और अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रताप धर्म सहिष्णुता के आदर्श रहे। महाराणा द्वारा उनके समर्थकों द्वारा किया गया एक भी कार्य ऐसा नहीं मिलता जिसमें उनके धार्मिक असहिष्णुता की गंध आती हो। उनके प्रशासन, सेना, दरबार एवं संरक्षण में सभी जातियों, धर्मों एवं संप्रदाय के लोगों को उचित पद एवं उत्तरदायित्व मिले हुए थे। पठान हकीम खां सूर को तो हल्दी घाटी युद्ध में हरावल भाग में नेतृत्व करने का अधिकार भी प्रताप ने दे रखा था। उसने युद्ध के दौरान प्रताप की रक्षा करने एवं संकट के समय युद्ध के मैदान से प्रताप को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका का ही निर्वाह नहीं किया, वरन स्वयं ने भी प्रताप के पक्ष में युद्ध में मुगल सेना के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपना बलिदान भी दिया। जालोर के ताज खां प्रताप द्वारा बनाए गए मुगल विरोधी गठबंधन का एक सशक्त स्तंभ था। इसी प्रकार निसारदी नाम के चित्रकार को चावंड राजधानी में प्रताप का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके विपरीत अकबर के प्रयत्नों के बावजूद भी उसकी उदार नीतियों का अकबर के ही दरबार के कट्टरपंथियों ने विरोध किया। उसके काल में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रही जो जनमानस को आघात पहुंचाने वाली थी। अबुल फजल व बदायनी आदि समकालीन लेखकों के अनुसार 1593 तक कई हिंदू लोगों को बलात् मुसलमान बना दिया गया। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल को जब वित्त मंत्री बनाने की बात आई और जब मानसिंह को प्रताप के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सेना का सेनापति बनाने की बात आई, तब
अकबर के ही दरबार के कट्टरपंथियों ने उसका प्रबल विरोध किया। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब मुल्ला बदायूनी ने आसफ खां को ये पूछा कि दोनों सेनाओं में केसरिया बाना पहने हुए राजपूत युद्ध कर रहे हैं और वह शत्रु मित्र को पहचान नहीं पा रहा है, तब उसे आसफ खां ने उत्तर क्या दिया, वह ये था कि राजपूत किसी और का भी मारा जाए उससे इस्लाम को ही लाभ है। इससे ये पता चलता है कि अकबर का जो पक्ष था वो युद्ध साम्राज्यवाद की था ही, साथ में इस्लाम के प्रसार और इस्लाम के लिए कट्टरपंथी भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके विपरीत प्रताप ने सहिष्णुता की नीति को अपना आदर्श बनाए रखा। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स सितंबर 1576 के अवसर पर अजमेर पहुंचे अकबर ने सुल्तान ख्वाजा के अधीन जा रहे दल के यात्रियों के काफिले को मेवाड़ के पहाड़ी भाग से जाने के लिए भेजा और उसे सुरक्षित ले जाने हेतु अपने सैनिकों को नियुक्त किया। हज यात्रियों का काफिला हल्दी घाटी मार्ग से होते हुए पिंडवाड़ा पहुंचा और उस दौरान प्रताप ने उन हज यात्रियों को सुरक्षित निकलने दिया। इसी प्रकार अजमेर का सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना जब मेवाड़ क्षेत्र के शेरपुर नामक स्थान पर पहुंचा, तब कुंवर अमर सिंह ने अचानक उस पर आक्रमण करके लूट के माल के साथ उसके परिवार को बंदी बना लिया। तब प्रताप ने उन स्त्रियों व बच्चों को ससम्मान खान के शिविर में पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रताप के इस व्यवहार ने खान खानों को प्रभावित किया और उसने प्रताप के सम्मान में एक दोहा कहा, धर्म रहसी धरा खपजासी फुरसान, हमारे विशंबर ऊपरे राखो न नेचो राण। शत्रु पक्ष के नियत्ते लोगों के साथ मानवीय व्यवहार की अनूठी परंपरा प्रताप के उच्च आदर्श के गुण को ही परिलक्षित करती है। अपने राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता को कायम रखना ही प्रताप का लक्ष्य रहा। उसकी इसी चारित्रिक विशेषता ने उसे आदर्श पुरुष व महान बना दिया। प्रताप के समकालीन साहित्य में मुगल अधीनता स्वीकार करने वालों पर कटाक्ष हुआ। वो कवि मेहड़ू लिखता है, हाथी बंद घना हेवर बंद, कसू हजारों गर्भ करो, पातल राण हसे त्या पुराता, भाड़े मेला पेट भरो। कवि मेड़ू ने सेवा चाकरी करने वाले हजारी मनसबदारों को संबोधित करते हुए इस दोहे में कहा कि तुम अपने सुख, वैभव एवं ऐश्वर्य पर वृथा ही घमंड करते हो। वे तो अकबर की चाकरी करने से मिले हैं। राणा प्रताप को तो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान ही प्रिय है। कवि दुर्साहड़ा ने भी लिखा, सुख हित सियाल समाज हिंदू, अकबर बस हुआ रोसी लो मगराज, पजे न राण प्रताप सिंह। अपने सुख के लिए सियार जैसे हिंदुओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, किंतु सिंह राणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। प्रताप के दीर्घकालीन मुगल विरोधी संघर्ष के दौरान मुख्यतः 1576 से 1585 ईस्वी तक प्रताप ने अरावली के 300 मील परिधि वाले पर्वतीय भाग की सीमित भूमि, खाद्यान्न एवं जनजाति लोगों के आधार पर लड़ा। उस समय
मेवाड़ राज्य की शासन व्यवस्था एवं सेना के नित्य नए आक्रमणों एवं घेरों से उत्पन्न युद्ध स्थितियों के अनुसार सैन्य संचालन में भी परिवर्तन होते रहे। आवश्यक धन एवं साधनों की व्यवस्था, आवश्यक खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण की अटूट व्यवस्था कायम रही तथा सहयोगियों का मनोबल सदा दृढ़ रहा। इसका सबसे बड़ा कारण प्रताप में नेतृत्व के गुण एवं चारित्रिक विशेषताएं थी। प्रताप ने अपनी नेतृत्व क्षमता से जिस प्रकार तत्कालीन एशिया के सर्वशक्तिशाली सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया, वही आदर्श बाद के 400 वर्षों के दौरान साहित्य में अंकित हुआ। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश की समस्त भाषाओं की विभिन्न साहित्यिक विधाओं, पत्र पत्रिकाओं में उनके चरित्र, आदर्श और नेतृत्व शक्तियां के गुण बराबर उजागर होते रहे। अंग्रेजी दासता के विरुद्ध जन जागृति के दौर में प्रताप और उस पर लिखा गया साहित्य देशवासियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक बना रहा और उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब तरफ सभी जगह सभी भाषाओं में स्वतंत्रता सेनानियों ने और लेखकों ने प्रताप पर काफ़ी साहित्य लिखा और कई लोग तो जेल भी गए और प्रताप के नाम से उन्होंने संघर्ष किया और प्रताप का नाम लेकर के ही उन्होंने जेल में अपनी यातनाएं सही। ऐसे महाराणा प्रताप के चारित्रिक गुणों, उनकी नेतृत्व क्षमता को हम आज भी नमन करते हैं और जब भी विदेशी हमको आंख बतलाते हैं आक्रमणकारी, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, तब हम हमारे लिए आज भी प्रताप के ये नेतृत्व क्षमता और प्रताप के गुण और स्वतंत्रता बनाए रखने की जो अटूट लालसा और दृढ़ निश्चय के गुण थे, वे ही आज हमारी सेना के लिए भी प्रेरणास्पद है। और आज जन जन में आज प्रताप के इन गुणों को बराबर हमें याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी जब कभी समाचार पत्रों में हम हमारे ही लोगों द्वारा गुप्तचरी कर करके और विदेशियों को गुप्त समाचार देते हैं और या यदि हमारी बाउंड्री पर कुछ हमारे ही लोग हमको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब ऐसे समय में प्रताप के ही इन आदर्शों को हमारी शक्ति बना करके हमें विदेशियों का सामना करते हुए हमारी उसी स्वतंत्रता आन बान शान को हमें रखने में इन गुणों की आज भी आवश्यकता है और आगे भी रहेगी। जब भी कभी देश पर खतरा आएगा तो प्रताप के ये गुण हमारे लिए बराबर आदर्श के रूप में रहेंगे और हम इसकी प्रेरणा से हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में आज भी सफल हैं और आगे भी सफल रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः अंबेडकर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों का और संचालक महोदय का और सभी जिन्होंने मेरा वक्तव्य सुना और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपके समक्ष अपने विचार रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गिरीशनाथ माथुर सर। आपने जो आज का जो टाइटल है, विषय है महाराणा प्रताप की चारिस्मेटिक लीडरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, महाराणा प्रताप की नेतृत्व क्षमता एवं उनकी जो विशेषताएं हैं, आपने अपने जो ज्ञान से आपका जो ये उद्बोधन बहुत ही हमें लाभदायक रहा, बहुत ही प्रेरणादायक रहा।
और आपने महाराणा प्रताप की जो जन्म से लेके उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी बताई कि उनके जन्म से ही उनकी माँ ने उनको ये लीडरशिप क्षमता उनको दी थी, और फिर धीरे धीरे वो जब उन्होंने शासन संभाला और वो भीड़ और अन्य आमजनों में जाने के बाद लोकप्रिय हो गए, लोगों ने उनकी नेतृत्व क्षमता समझी। और उसके बाद जो महाराणा प्रताप एक आदर्श राजा थे, उन्होंने अपने मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए, रक्षा के लिए और ना जाने कितने संघर्ष सहे, जंगल में रहे, भीड़ों के बीच रहे, सभी के साथ घुल मिल के उन्होंने दिया। और उनकी जो आदर्श, जो उनकी विशेषता है कि वो जाति या भेदभाव को कुछ समझते नहीं थे, वो सबको साथ लेकर चलते थे। और उसके बाद उन्होंने जो भीड़ों को सिखाया कि कैसे युद्ध करके अपने को गुरीला जो है छापामार युद्ध नीति से कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, मुगलों से अपने को सुरक्षित रखना है। और उसके बाद जैसे ब्रिटिशकारों ने जो साहित्य में बहुत सारा चेंजेस कर लिया भारतीय साहित्य में। और उसके बाद जो महाराणा प्रताप की आपने ये भी बताया कि विभिन्न जो साहित्य है, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बहुत सारे लेखकों ने महाराणा प्रताप की विशेषताएं को अलग अलग भाषाओं में लिखा। उससे ये हुआ कि मतलब अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेशन से सभी इन सारी महाराणा प्रताप की विशेषताओं को, उनकी चैरिस्मेटिक लीडरशिप को आज पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं। महाराणा प्रताप एक आदर्श राजा थे और आदर्श मतलब उनके जो इतने सालों तक उनकी जो चारित्रिक क्षमताएं हम जो पढ़ रहे हैं, हमें जो उनसे सीखने को मिल रहा है कि उन्होंने अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो अभी आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे समाचार थे जो गुप्तचर विदेशी को दे देते थे, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर चली जाती है। लेकिन महाराणा प्रताप से हमें ये सीखना पड़ेगा कि वो उनकी जो आदर्श, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो आन बान है, और हमें उनसे ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आपने जो ये बहुत ही सुंदर जो आज का व्याख्यान दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और इसके साथ हम प्रोफेसर, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर, DSW, प्रोफेसर बाबू जगजीवन राम पीठ, हमारे फैकल्टी मेंबर्स और इस कार्यक्रम में जुड़े जितने भी विद्वत जन हैं, मैं सभी का आभार वंदन करती हूँ। ये प्रोग्राम हमारा YouTube और Facebook पे भी लाइव है। और मैं इसके साथ मैं ये फीडबैक लिंक यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ, तो आप सभी इस फीडबैक लिंक को फिलअप कर दीजिए और आपको सर्टिफिकेट जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। एक मिनट में फीडबैक लिंक पोस्ट कर रही हूँ। मैंने फीडबैक लिंक इस चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। आप सभी फीडबैक फॉर्म भर लें और आपको जल्द ही सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। मैं पुनः प्रोफेसर GN माथुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि सर ने बहुत ही कम समय पर हमारा अनुरोध स्वीकार किया, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। इसलिए मैं प्रोफेसर GN माथुर सर का और पूरे विश्वविद्यालय परिवार का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आप सब यहाँ सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर से इस कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति चाहती हूँ। सर किसी प्रशासनिक कार्य से कई व्यस्त होंगे, तो सर ने मुझे अनुमति ऐसे दे दी है। तो आप सभी का बहुत बहुत पुनः मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।